समर्थन दिया था, इतना समर्थन दिया था कि भाइयों बहनों 325 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ जीती थी। और 325 सीट का मतलब आप सब जान सकते हैं, एक मजबूत और एक दमदार सरकार थी। भाइयों बहनों, जब मजबूत और दमदार सरकार होती है तो एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। दोनों जब साथ चलते हैं तो विकास दिखता है और लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक मजबूत और दमदार सरकार आपको प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में दी। भाइयों बहनों, इससे पहले जो सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, भाइयों बहनों, जनता जनार्दन ने उसे आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन वह मजबूत नहीं थी, वह मजबूर थी, दुमदार थी। और इसीलिए पहला फैसला ही उसने लिया था, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कार्य किया था। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें से 9 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और आजमगढ़ के एक आतंकवादी जिसको फांसी की सजा हुई है, उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ मत अन्नदाता किसानों के साथ। 2017 में जब हम आए थे, हमने पहला फैसला क्या लिया था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। और कर्ज माफी के साथ ही अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे बलरामपुर में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 4 दशकों से लंबित थी। इस परियोजना को पूरा करते हुए उसे राष्ट्र को समर्पित किया है। 5 वर्ष में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्रदेश के अंदर दिया है। 1,61,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खातों में गया है, तो 80,000 करोड़ रुपए धान और गेहूं का किसानों से खरीद करके उनके खाते में देने का काम डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का पहला फैसला अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित था। हमारी सरकार का पहला फैसला एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए था। और हमारी सरकार का पहला फैसला, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे और अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नष्ट नहीं होने देंगे। इस संकल्प के साथ प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को 24 घंटे के अंदर बंद करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। किया था कि नहीं किया था? आप मानते हैं ना? लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया? पहला काम था उसका आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। दूसरा कार्य था पेशेवर अपराधी और माफिया जो सत्ता के संरक्षण में गरीबों का शोषण करते थे, व्यापारियों के पुओं पर बमबाजी करते थे, दंगा करवाते थे, कर्फ्यू लगवाते थे, उन सभी को वह सरकार प्रश्रय देती थी। और 5 साल के अंदर आपने देखा होगा
5 साल में एक भी दंगा नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि आने के बाद ही संदेश दे दिया था कि अगर दंगा करोगे तो नोटिस भी आएगी। नोटिस आएगी तो भरते भरते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे और चौराहे पर फोटो अलग से चस्पा होगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं, आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, बाजारों में बमबाजी नहीं होती। कर्फ्यू का स्थान अब कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और हर हर बम बम के साथ जब कावड़ यात्री निकलता है तो भाइयों बहनों, पूरा प्रदेश भगवान शिव के भक्ति में ऐसा लीन होता है जैसे लगता है उत्तर प्रदेश विकास की एक नई यात्रा की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश ने आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया। तो पेशेवर माफिया और अपराधी जो दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, उनके लिए भी बुलडोजर का इंतजाम किया। दोनों एक साथ यात्रा चल रही है। एक्सप्रेस हाईवे भी बन रही है। आप याद करिए, देवीपाटन कमिश्नरी में 4 जनपद हैं और 3 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। आपके बहराइच में महाराज सुहेल देव के नाम पर मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया है। और बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन रहा है। भाइयों बहनों, आज आस्था का सम्मान होता है। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन, वृंदावन और बरसाना में रंगोत्सव का कार्यक्रम, काशी में देव दीपावली, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, ये सब दर्शनीय होता है। पहले क्या होता था? सिपाही महोत्सव। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश के पैसे को बर्बाद किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को पहचान देने वाले महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। और उन महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गौरव का महिमा मंडन होता है। उत्तर प्रदेश आज एक नई यात्रा के साथ देश के सामने जा रहा है। आज पहचान का संकट नहीं हमारे नौजवानों के सामने। आज तो उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर हर व्यक्ति आह्लादित होता है। और उत्तर प्रदेश की इस नई यात्रा के साथ पूरा देश जुड़ने के लिए लालायित दिखाई देता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये जो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, ये यात्रा अनवरत बनी रहे। एक मजबूत और दमदार सरकार लखनऊ में बन सके, इसके लिए देवीपाटन कमिश्नरी के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीतने चाहिए। इसी की अपील करने के लिए आज मैं आपके पास बालार कृषि की इस पावन भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस पावन भूमि पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, हमने जो कहा था सो करके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अब कोई संदेह है क्या? किसी को कोई संदेह है? आज तो राम मंदिर का काम प्रारंभ हो गया है ना। क्या ये काम कांग्रेस के लोग करा पाते? समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या ये राम मंदिर बनाते? जिन लोगों ने राम मंदिर पर ताला लगाया था, कि राम मंदिर बनाते? हमने कहा था रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहा था ना, और करके दिखा दिया ना। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में
भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी है, भव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी है। दुनिया की कोई ताकत अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से रोक नहीं सकती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सामने आ गया है। काशी को एक नई पहचान मिली है। मां विंध्यवासिनी धाम भी आज एक नए स्वरूप में दुनिया के सामने आ रहा है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी नए तीर्थ के रूप में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से विकास की एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक नई यात्रा की ओर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कोरोना की वैक्सीन कितने लोगों ने ली है? अभिनंदन आप सबका। आप बताइए, क्या ये कोरोना वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं लिया किसी ने? भाइयों बहनों, सपा और बसपा की सरकार होती तो ये सारी वैक्सीन ब्लैक हो जाती ना। अब मुझे एक बात बताइए, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे वैक्सीन नहीं लेंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपनी वोट की चोट से उनको जवाब देंगे? जवाब एक ही होना चाहिए, अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से हमारी जान बची है तो वोट भी वहीं जाएगा। बोलेंगे? सभी लोग सहमत हैं ना? और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है। अगर फ्री में वैक्सीन है तो फ्री में डबल डोज राशन का भी होगा ना। महीने में 2 बार राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हर गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन के साथ दाल भी, तेल भी और नमक भी होगा ना। ये इसलिए है जिससे हर महामारी का इतिहास रहा है कि बीमारी से जितने लोग मरते थे उससे कई गुना भूख से मरते थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूख से नहीं मर सकता है, कोई नहीं मर सकता है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी जो हैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, आपको हर समय आपकी सेवा प्रस्तुत करने के लिए तैयार बैठे हैं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले क्या बिजली मिलती थी? क्या बिजली आती थी? 2017 के बाद बिजली मिलनी प्रारंभ हुई ना। इस समय 24 घंटे बिजली मिल रही है। 17 के पहले तो बिजली की भी जाति और बिजली का भी मजहब हुआ करता था। मुहर्रम और ईद पर बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मालूम है ना? अब तो नहीं होती ना। अब तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली है ना, सबको मिल रही है। अब तो मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है ना। अब तो अपने गांव में मोबाइल फोन चार्ज होता है ना, और रात्रि में अंधेरा भी नहीं रहता है ना। क्योंकि पहले के लोग इसलिए बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। बिजली गायब कर दो, फिर किसान के खेत का पंपिंग सेट चोरी कर लो। यही तो होता था ना। आज तो हो नहीं सकता है। आज तो इस भय से मुक्ति मिली है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज एक देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के सरकार आई है। याद करिए, 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो सिपाही के चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। निकलते थे ना, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। पुलिस की भर्ती निकली, पता लगा कहीं चाचा है, कहीं भतीजा है, कहीं चचेरात भाई है, कहीं पर कोई और नातेदार। महाभारत के सारे रिश्ते वहां सिपाही खानदान में मौजूद हैं।
वे सभी वसूली में निकल पड़ते थे। लेकिन भाइयों 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को मिली। और भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति के माध्यम से और सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने के कारण 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा गया। आज मैं कह सकता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी में भी हमने उत्तर प्रदेश के निवासी और प्रवासी कामगार और श्रमिकों का स्किल मैपिंग कराया है। और भाइयों बहनों, स्किल मैपिंग के साथ आज विकास की जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, आप सबके सामने है, आप सबके सामने है। हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि टैबलेट और स्मार्टफोन यूपी के नौजवानों को नहीं वितरित होने चाहिए। हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं और भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद इसकी संख्या 2 करोड़ होगी। 2 करोड़ हर स्नातक प्रास्नातक नौजवान को, कंपटीशन की तैयारी करने वाले नौजवान को, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा लेने वाला जो भी नौजवान होगा, इन सबको टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे और इसका खर्चा भी मां बाप पर नहीं आने देंगे। मतलब समझे ना? यानी मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन प्रिपरेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, वह खर्चा भी सरकार वहन करेगी। वह भी किसी मां बाप को, किसी अभिभावक को नहीं वहन करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जो पूछेंगे बच्चे से कि ये तैयार इतना पैसा कहां खर्च हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह जैसे अभिभावक होंगे, प्रतीक भूषण से पूछ ही सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कहने के लिए आया हूं, अब वो जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। डिजिटल एक्सेस नौजवानों को फ्री में देंगे और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने ये भी तय किया है, हर होली और दीपावली के अवसर पर हर उस गृहिणी को जिनके घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस होगा, एक रसोई गैस का सिलेंडर भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज जाने वाली हर मेधावी बालिका को स्कूटी भी देंगे और 60 साल से ऊपर की हर बहन और माता को फ्री में परिवहन निगम की बस में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। इन लोगों ने जब आए थे, इन लोगों ने वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, इन्होंने किसको पेंशन दिया? समाजवादी पार्टी के छठे छटाए उन गैंगस्टर को देने का काम किया था, जिन लोगों का नाम किसी न किसी अपराध में जरूर रहा है। हम लोग आए, हमने उसको रोका और रोकने के बाद उस पैसे को फिर से वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को देना प्रारंभ किया। आज प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर भाइयों बहनों इसको हम 18,000 करेंगे। 18,000 वृद्धजनों को पेंशन मिलनी चाहिए ना? वृद्धजनों को पेंशन मिलनी चाहिए ना?
विधवा महिलाओं को पेंशन मिलनी चाहिए ना, और दिव्यांगजनों को भी मिलनी चाहिए ना। सरकार इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हमारा नौजवान अब कोचिंग करने के लिए से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर जिले में ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की सुविधाओं से प्राप्त होगी। वहीं पर कंपटीशन की तैयारी आपको करने का अवसर मिलेगा। और भाइयों बहनों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं। नए भारत की इस नए उत्तर प्रदेश की इस यात्रा में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को कहां पहुंचा दिया था। सबसे बड़ी आबादी का राज्य और अर्थव्यवस्था में 6वें 7वें स्थान पर था। आज मेहनत करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना दिया गया है। और अगले 5 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। आप सभी